गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आप सभी को एकलव्य क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम लोग चलते हैं। अब नया सेशन शुरू हो गया है, तो मैं आपको सोशल साइंस लेकर के आया हूँ। सोशल साइंस में सबसे पहले क्लास 9 का देखेंगे कि क्या हमें पढ़ना है। उसमें सबसे पहले क्या है आपका सिलेबस में? फ्रांसीसी क्रांति। दूसरा है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तीसरा है नाजीवाद और हिटलर का उदय। और फोर्थ नंबर है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। और पांचवा है आधुनिक विश्व में चरवाहे। नेक्स्ट है आपका क्लास 10 का सिलेबस है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद। तीसरा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और फोर्थ नंबर है औद्योगिकरण का युग। पांचवा है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। नेक्स्ट क्लास है आपका 11 का। 11 के बच्चे ध्यान देंगे। इसमें पढ़ना है विश्व इतिहास के कुछ विषय हैं जो है लेखन कला और शहरी जीवन कैसा था उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड नंबर है यायावर साम्राज्य। फोर्थ है 3 वर्ग। और 5 नंबर है बदलती हुई संस्कृति परंपराएं। और 6 नंबर है मूल निवासियों का विस्थापन। और 7th नंबर है आधुनिकीकरण के रास्ते। 12th क्लास के बच्चे देखेंगे। इसमें है भाग 1 और भाग 2। इतिहास के विषय 2 पार्ट होते हैं क्लास 12 में। इसमें पढ़ना है आपको हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट है आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल को पढ़ना है। आरंभिक समाजवाद है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का पढ़ना है। सांस्कृतिक विकास कैसे हुआ 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक पढ़ना है। नेक्स्ट है यात्रियों के नजरिए 10वीं से 17वीं सदी तक कैसे थे उसके बारे में देखेंगे। कुछ है आपके भक्ति सूफी परंपराएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है विजयनगर जो 14वीं से 16वीं सदी तक था। 8 नंबर है कृषि समाज और मुगल साम्राज्य कैसे थे उसके बारे में हमें पढ़ना है 16वीं से 17वीं सदी तक। नेक्स्ट है उपनिवेशवाद और देहात के बारे में भी पढ़ेंगे। और हमारे जो है भारत में 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और 11 है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। और सबसे लास्ट है संविधान का निर्माण, ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इतिहास जानने से पहले ये सारे क्या था, मेरा सिलेबस था आपका। तो सबसे पहले क्या देखना है कि हमें इतिहास पढ़ने के लिए, सोशल साइंस पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, उस मैप को समझना होगा कि कौन सा देश कहाँ है और किस तरीके से वो आपके देश में आया। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे सबसे बड़ा यानी महादेश है एशिया महादेश है। कॉन्टिनेंट की संख्या कितने हैं? 7 है। तो सबसे बड़ा क्या है, एशिया महादेश है। एशिया महादेश में देखेंगे कि हमारा जो भारत की स्थिति है कहाँ है। सबसे आप नॉर्थ में देखेंगे, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है इंडिया, ये इंडिया है। और इंडिया के बगल में देखेंगे तो यह आपका चीन है। और चीन के बगल में यहाँ नीचे देखेंगे इंडिया के बगल में तो म्यांमार है जिसको बर्मा कहते हैं। और यह रूस है, सबसे बड़ा एशिया महादेश में सबसे बड़ा जो है आपको रूस है देश। और यहाँ क्या है, रूस के बगल में इंडिया के बगल में ही आपको यहाँ मिस्र है। और यह पाकिस्तान है, ये सारे देश सब, नेपाल है, सब नहीं दिखाया गया है। तो इसमें पढ़ना क्या है वो सब देखिए। सबसे पहले तो एशिया रूस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जापान के बारे में आप पढ़ेंगे अपने सिलेबस में। फिर ऑस्ट्रेलिया महादेश के बारे में पढ़ेंगे। यूरोप के महादेश के बारे में पढ़ेंगे। यूरोप में ही क्या है आपको ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड, इसी के बगल में आपका जर्मनी है, ये फ्रांस रहा।
और ये स्पेन है इसी जगह, और यह पुर्तगाल है, और ये इटली है छोटा सा देश, और इसके बाद क्या है अफ्रीका महादेश है। इसी पुर्तगाल से क्या था आपको वास्को डी गामा यहाँ भारत आया था, यहाँ तक उसको पता था आने का, लेकिन इससे यहाँ समुद्री रास्ता उसको पता नहीं था, जो वह ढूंढ निकाला और 1498 में आपको इंडिया में केरल के कालीकट पे पहुंच गया था। नेक्स्ट है आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका महादेश में यहाँ कनाडा है, और इसी में क्या है अलास्का है, और यहाँ इसी में मैक्सिको है नीचे आपको उत्तरी अमेरिका में ही सबसे नीचे है साउथ में। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका महादेश देखिए, दक्षिण अमेरिका महादेश में पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है अंटार्कटिका। तो ये सारे आपके महादेश थे। वर्ल्ड पॉलिटिकल में हम लोग को पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट है ये सारे क्या था आपका कुछ सिलेबस से जानकारी था। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति हमारे देश में हुआ। तो फ्रांसीसी क्रांति जो फ्रांस में हुई क्रांति, सबसे पहले हम क्या करेंगे शब्दावली को देखेंगे। आपको शब्दावली में आएगा सबसे पहले विद्रोह। विद्रोह क्या होता है, जो बिना कोई प्लान करके हिंसा उपद्रव करना होता है, उसे हम क्या कहते हैं विद्रोह की संज्ञा परिभाषा दी जाती है। स्वतंत्रता संग्राम क्या होता है, जो प्लान बेस्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो स्वतंत्रता संग्राम होता है। जैसे हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम हुई थी तो वह क्या था प्लान बेस्ड था, और यह धीरे धीरे हो और कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है, उसे ही क्या कहते हैं हम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। और क्रांति का मतलब क्या होता है, क्रांति जो प्लान करके यदि कोई बदलाव अचानक हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में देखेंगे सबसे पहले किसी भी चीज के लिए क्या होता है कारण होता है, क्रांति क्यों हुआ उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कारण। इसके बाद शुरुआत कैसे हुई, इसके बाद संवैधानिक राजतंत्र क्या है, गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई, और क्रांति के प्रभाव। तो क्रांति के प्रभाव किस किस पर पड़ा, महिला पर पड़ा, दास पर पड़ा, और वहाँ के लोग जो थे जनसाधारण लोग थे उस जनसाधारण लोग पर पड़ा था। इसमें शब्दावली में आता है राजतंत्र। राजतंत्र क्या, तो राजा का बेटा ही जब राजा बनता है तो उसे क्या कहते हैं हम राजतंत्र कहते हैं। निरंकुश राजतंत्र क्या होता है, राजा जो कह दिया वही सर्वमान्य है, उसे क्या कहते हैं निरंकुश, मतलब अंकुश लगा देना उस पर। संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है, कुछ संस्थाएं राजा के कार्य पर अंकुश लगाएगी, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। गणतंत्र क्या होता है, तो जहां राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होते हैं उसी को क्या कहते हैं हम गणतंत्र कहते हैं। तो हमारे भारत में सबसे पहले वैशाली में ही क्या हुआ था 600 ईस्वी ईसा पूर्व में सबसे पहले क्या हुआ था हमारे गणतंत्र में लिच्छवी नरेश के द्वारा स्थापित की गई थी। इस चीज को आप अध्ययन करेंगे इतिहास में। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति के कारण। कारण क्या था, तो सामाजिक कारण था। किसी भी कारण में आप लिख सकते हैं इस तरीके से एग्जाम में, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, दार्शनिक कारण, आर्थिक कारण। तो सामाजिक कारण क्या होता है, 1789 तक फ्रांस के समाज को प्राचीन राजतंत्र कहते थे। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी फ्रांस में, तो 1789 तक जो फ्रांस के समाज को प्राचीन राजतंत्र कहा जाता था। नेक्स्ट है कि प्राचीन राजतंत्र यानी उसमें समाज प्लस उसका संस्था, उस समाज किस भाग में बटा हुआ था, स्टेट में बटा हुआ था, स्टेट में विभाजित था। स्टेट में जैसे सत्ता और सामाजिक हैसियत के अनुसार से स्टेट को बांटा गया था। प्रथम स्टेट में कौन लोग आते थे,
तो पादरी लोग होते थे वो प्रथम स्टेट में आते थे। द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? जो कुलीन लोग होते थे वह द्वितीय स्टेट में आते थे। और तृतीय स्टेट में सर्वसाधारण वर्ग, किसान, मजदूर, शिक्षक, ये सभी लोग आपको आते थे इसमें, तो तृतीय स्टेट में आते थे। फ्रांस के समाज कैसे थे? तो विशेषाधिकार प्राप्त था और सर्वसाधारण। विशेषाधिकार लोग ऐसे होते थे जिसको कर यानी टैक्स नहीं देते थे, वो सारे टैक्स तृतीय वर्ग से लेते थे। विशेषाधिकार में कौन लोग होते थे? प्रथम स्टेट में पादरी, आपने देखा प्रथम स्टेट में पादरी था, द्वितीय स्टेट में सामंत, कुलीन, ये सभी लोग क्या है? टैक्स नहीं देते थे। ये सारे क्या था? जो सर्वसाधारण, गरीब, सताया हुआ व्यक्ति है ना, मजदूर, किसान, शिक्षक, ये सारे के सारे उसके ऊपर थोप दिया जाता था और उससे टैक्स लेता था। पादरी जो टाइथ नामक धार्मिक कर भी लगाता था। पादरी लोग थे जो टाइथ नामक धार्मिक कर यानी धर्म पर भी क्या है वो कर लगाता था। फ्रांसीसी क्रांति का उद्देश्य क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का उद्देश्य स्वतंत्रता नहीं बल्कि समानता प्राप्ति करना था। राजनीतिक कारण क्या था? राजनीतिक कारण निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। लुई 16वां जो 1643 से लेकर 1715 ईस्वी तक में कभी वो व्यक्ति अपने सभा को नहीं बुलाया। वो कहता था कि मैं ही राज हूं, मेरा हर बात कानून है, मैं जो बोल दिया वही कानून है। लुई 16वां बुर्बो वंश का राजा था और अधिकारी का पद कैसा होता था? तो वंशानुगत होता था, यानी वंश के अनुसार से होता था। जो एक बार बन गया उसका समझिए पूरा बेड़ा पार है। नेक्स्ट देखेंगे, नेशनल असेंबली द्वारा समानता लाने का प्रयास किया गया। टाइथ नामक धार्मिक कर जो पादरी के द्वारा लगाया जाता था वो समाप्त कर दिया गया। नवंबर 1789 में घोषणा किया गया कि चर्च की संपत्ति भी जब्त कर लिया जाएगा। 1791 में संविधान पारित हुआ और संवैधानिक राजतंत्र बना। सक्रिय लोक के द्वारा न्यायाधीश का चुनाव होने लगा। नेक्स्ट है मानवाधिकार क्या है? व्यक्ति के अधिकार जब समान होते हैं उसको मानवाधिकार कहते हैं। मानव का पर अधिकार, स्वतंत्रता का आशय दूसरों का नुकसान नहीं पहुंचने से था। समान इच्छा कानून बना, कानून सभी के लिए समान बनाया गया। ले बार्बिए द्वारा चित्र देखेंगे, ले बार्बिए द्वारा जो चित्र बनाया गया, पुरुष नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया। मताधिकार में लिखा गया कि 25 वर्ष वाले या इससे अधिक उम्र वाले व्यक्ति जो कम से कम 3 दिन टैक्स देते हैं उन्हें मत देने का अधिकार दिया गया। एक सदनीय विधानमंडल बनाया गया। क्रांति का दूसरा चरण अब शुरू होता है जो उग्र गणतंत्र था, जो 1792 से 95 तक चला। तो इसके बारे में अब हम लोग कल देखेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बताएंगे। दूसरा क्रांति का चरण अब कल हम बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच में आप शेयर करेंगे और लाइक बटन को भी दबा देंगे। एक लाइक से कुछ आपका बिगड़ता नहीं है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।